हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में हम जामिया मिलिया इस्लामिया के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी के 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। सो काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। हर एक एमसीक्यूज को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है और किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनर एग्जाम में पूछ सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस का हिंट मैंने आपको इस वीडियो में दे रखा है। और उसी के साथ साथ जैसे कि आप सभी को पता है, जामिया मिलिया इस्लामिया के जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है 11th फेब से स्टार्ट है। सो 3 डेज आपका एग्जामिनेशन होगा, 11th, 12th एंड 19th फेब 2023। ठीक है, तो ये डेट्स आपको याद रखनी है, जिसके लिए हम आपको पेपर 1 के लिए क्रैश कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो स्क्रीन पर जैसे कि आप देख सकते हो 10 डेज का हमारे पास क्रैश कोर्स है, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आपको हमें कांटेक्ट करना है, जिसमें हम आपको पासिंग गारंटी देते हैं। 100% पासिंग गारंटी हमारे कोर्स की ये होती है कि हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं कि आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर कर सको। सो इन लास्ट के 10 डेज में भी प्रीवियस ईयरली कई स्टूडेंट्स ने हमारा कोर्स परचेज कर एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाया था। सो स्टूडेंट्स हरी अब बहुत कम टाइम है। सो जल्द से जल्द आपको हमें कांटेक्ट करना है स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टुडेज लेक्चर। तो एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बारी बता दूं कि पेपर 1 जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होता है और हर एक फैकल्टीज वाले कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग सिलेबस फॉलो करना है आपको। ठीक है, तो उसके लिए हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट और एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपके जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर्स जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेशंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं। वीडियो लेक्चर्स में हमारे थियोरी, एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। फिर नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, काफी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में नोट्स है। अगर आप वही इंटरनेट से अगर देखते हो तो काफी डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है और आपको पता नहीं होता कि प्रॉपरली किस सीक्वेंस में आपको, किस टॉपिक वाइज में आपको स्टडी करना है। तो सारी चीजें हम हमारे कोर्स में यहाँ पर आपको बता रखी है विद द मिनिमम प्राइस एंड 100% पासिंग गारंटी। यानी हमारे ही कोर्स से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत कम डेज है, तो इन कम डेज में हमारे कोर्स के थ्रू आपको हम अच्छे से अच्छा गाइड करते हैं, अच्छे से अच्छे आपको सारे गाइड करने की या फिर सारे इंस्ट्रक्शंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं हमारे कोर्स में। तो जल्द से जल्द आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कांटेक्ट करना है, या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, विच इज ग्लोबल ऑनलाइन ऐप। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। जैसे कि यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। सो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कि कई स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि मैम हिंदी में भी क्वेश्चंस को सॉल्व करवाइए। सो मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जामिया मिलिया इस्लामिया का 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। सो 2021 में जामिया मिलिया इस्लामिया का जो पेपर आपको दिया गया था पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, उसमें आपका जो क्वेश्चंस थे सारे, मतलब आपके मीडियम ऑफ आंसर था सिर्फ इंग्लिश था। आपको हिंदी में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, याद रखिएगा। सो आपको इंग्लिश में ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, हिंदी में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे आपके जीएमआई यूनिवर्सिटी में। तो चलिए आज के हम फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, research that addresses existing problems or opportunities is termed as। सो आपको पहले जब आप कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, सो उसके लिए आपको पहले क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है। सो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है। ओके, एक प्रॉब्लम आपके सामने आ गई, मान लीजिए। सो आप उस प्रॉब्लम को एड्रेस करो, उस प्रॉब्लम को मान लीजिए आप सॉल्व कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसको आप सॉल्व कर रहे हो। सो ये कौन से रिसर्च के अंडर बिलोंग करेगा या फिर कौन से रिसर्च के अंडर ये आएगा। सो याद रखिए, जैसे यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम अकर हो रही है। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। एक टीचर है, क्लास में एक टीचर है और टीचर बच्चों को कुछ कॉन्सेप्ट समझा रही है। अब मान लीजिए स्टूडेंट जो है क्लास में उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो टीचर क्या कर लेगी, आपका अपना जो टीचिंग मेथड है, टीचर ये चेंज कर लेंगे। उनका जो भी टीचिंग मेथड होगा टीचर ये चेंज कर लेंगे। चेंज करने की वजह से जो स्टूडेंट्स है उस कॉन्सेप्ट को इजीली समझ पाएंगे। तो यहाँ पर टीचर ने क्या करा, एक कॉन्सेप्ट क्लास में बच्चों को समझाया, उस एक मेथड से समझाया होगा। ठीक है, एक्स वाई एक मेथड होगा, मान लीजिए एक्स वाई जेड एक मेथड होगा और उस मेथड से जो टीचर है वो क्लास में स्टूडेंट्स को एक कॉन्सेप्ट बता रही है।
लेकिन स्टूडेंट क्या हो गया, समझ नहीं पाए। तो टीचर के पास ये प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे। ये एक प्रॉब्लम है, समझ लीजिएगा आप, ये एक प्रॉब्लम है। अब टीचर ने क्या कर लिया, एक दूसरा मेथड अपनाया। ओके, दूसरे मेथड से स्टूडेंट्स को उस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करी। सो टीचर ने यहाँ पर क्या कर लिया, एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट हो गई और उस प्रॉब्लम का यहाँ पर टीचर ने सोल्यूशन निकाल लिया, उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर लिया। तो यहाँ पर टीचर ने इमीडिएट प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया, यानी एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही थी, उसको टीचर ने सॉल्व कर दिया, जिससे कि स्टूडेंट्स उस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे थे। ओके, सो यहाँ पर टीचर ने कौन सी रिसर्च का यूज करा, एक्शन रिसर्च का यूज करा, क्योंकि एक्शन रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है जिससे कि आप जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहे हो उसका इमीडिएटली उसको एड्रेस कर सकते हो, उसका सोल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर एक्शन का मतलब क्या होता है, जो इमीडिएट चीजें होती है, यानी प्रॉब्लम एग्जिस्ट हो रही है, फिर उसके बाद आपने क्या करा, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करा। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्शन रिसर्च, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट हो रही है उसको टीचर ने एड्रेस करा, उसका सोल्यूशन निकाल लिया। सो ऐसा सिर्फ और सिर्फ हम एक्शन रिसर्च में करते हैं। अब जो रिमेनिंग ऑप्शन रह गए उन्हें भी हम एक एक बारी देख लेते हैं। सो ऑप्शन बी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव नेम से ही मीनिंग आपको पता चलेगा, यानी आप किसी फेनोमेना को डिस्क्राइब करते हैं। सो याद रखिएगा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आपके पास पहले से ही इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, पहले से ही कोई फेनोमेना प्रेजेंट होता है, उस फेनोमेना को आप एनालाइज करके उसको एज इट इज डिस्क्राइब करते हो। सो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हो, किसी प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। उसी तरीके से ऑप्शन सी, एक्सपोज्ड फैक्टो रिसर्च। एक्सपोज्ड फैक्टो कब होता है, जब कोई फिनोमिना अकर हो जाता है उसके बाद आप उस पर स्टडी परफॉर्म करते हो, उसे हम कहते हैं एक्सपोज्ड फैक्टो रिसर्च। एंड लास्ट, हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में आप क्या करते हो, हिस्ट्री से रिलेटेड जो इवेंट्स अकर हो जाते हैं उस पर आप स्टडी करते हो और आप देखते हो कि प्रेजेंट में उसका क्या यूज हो सकता है। सो ऐसी एक्सपोज फैक्टो रिसर्च और हिस्टोरिकल रिसर्च में आप किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं बताते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी और डी ये दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएंगे और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। A test of significance used for nominal and ordinal measurements is known as. So इस क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा जो भी होता है आपका, उसको टेस्ट करने के लिए, यानी नॉमिनल डेटा या ऑर्डिनल डेटा, ये दोनों भी डेटा को टेस्ट करने के लिए आप किस टेस्ट का यूज करोगे। तो याद रखिएगा, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल ये क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आपको पहले समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो नॉमिनल क्या होता है, नॉमिनल और ऑर्डिनल ये आपके स्केल ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं, जिनमें आपके पास कुछ डेटा होता है, आप उस डेटा को मेजर कर सकते हो। सो नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, नॉमिनल में आपके पास जो भी डेटा होता है आप उस डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर उसको डिवाइड करते हो। अब मान लीजिए नॉमिनल में मेरे पास कुछ डेटा है, मैंने उस डेटा को डिवाइड कर लिया। सो डेटा किस टाइप का होगा, मान लीजिए मैं किसी पॉपुलेशन पर स्टडी कर रही हूँ। सो पॉपुलेशन में क्या आते हैं, मेल और फीमेल, ये दोनों भी आ जाएंगे। सो अब मैं क्या करूंगी, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर इनको डिवाइड कर लूंगी, मेल का एक ग्रुप बना लूंगी और फीमेल का एक ग्रुप बना लूंगी। अब मैं इन पर स्टडी परफॉर्म करूंगी, जिससे कि इजीली मैं इन पर स्टडी परफॉर्म कर सकती हूँ। ओके, तो आपने क्या करा, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डेटा को डिवाइड कर लिया। सो ये हो गया आपका नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट। ऑर्डिनल स्केल क्या होता है, जिसमें आपके पास जो भी डेटा होता है आप उसको कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर तो डिवाइड करते हो, एज वेल एज उसी के साथ साथ आप उस डेटा को रैंक देते हो। अब जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ डेटा है, आप उसको रैंक कर रहे हो, किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट्स के साइजेस। आप जैसे शॉर्ट्स बाय करने जाते हो मार्केट में, तो आपको साइजेस पता होंगे। शॉर्ट्स के साइजेस क्या होते हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। तो ये शॉर्ट्स के साइजेस होते हैं जिसको हमने एक ऑर्डर में अरेंज करा है। तो ये होता है आपका ऑर्डिनल डेटा, जिसमें आप जो आपके पास डेटा होता है उसको रैंक देते हो। अब हमें इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नॉमिनल स्केल में और नॉमिनल मेजरमेंट में आपके पास जो भी डेटा होता है, आप किस टेस्ट के थ्रू आप उसका टेस्ट करोगे उस डेटा का। ओके, नॉमिनल में और ऑर्डिनल में, ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि टेस्ट कौन से, हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये सारे जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं ये डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट के दिए गए हैं। ओके, सो ये जो सारे जो टेस्ट है ये आपके पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर आते हैं, जिसमें आप हाइपोथेसिस के थ्रू इन्हें टेस्ट करते हैं। किस तरीके से, आपको ये डायग्राम याद रखना है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आपको ये याद रखना है। मैं ये रब कर लेती हूँ। तो यहाँ पर
आपको पता होना चाहिए कि पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है। सो उसके लिए आपको पता होना चाहिए हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, कुछ समय के लिए आप मान लेते हो कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर आप प्रिडिक्शन करते हो, आप गेसेस करते हो और उसी को अपने रिसर्च में टेस्ट करते हो। सो हाइपोथेसिस दो टाइप की होती है, एक होती है नल हाइपोथेसिस, एक होती है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो जब भी रिसर्चर रिसर्च करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी नल हाइपोथेसिस का रिसर्चर टेस्ट करते हैं। ये भी याद रखना है, एग्जाम में इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब नल हाइपोथेसिस में हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है, क्योंकि नल हाइपोथेसिस को आप टेस्ट कर रहे हो। ओके, सो किस तरीके से आप टेस्ट करोगे? ये स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं जिसमें आप मैथमेटिकल का यूज करोगे। ओके, तो स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो होते हैं ये अगेन दो टाइप्स के होते हैं, जिसमें होता है पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब पैरामेट्रिक आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। पैरामेट्रिक टेस्ट का मतलब होता है, मान लीजिए आपके पास जो भी डेटा है आपने उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर पैरामेट्रिक टेस्ट में हम अज्यूम करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, यानी आपका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस टाइप का दिखेगा। लेकिन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का मतलब क्या होता है? आपका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल अज्यूम नहीं करते हो आप, आपका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल छोड़कर बाकी कुछ भी हो सकता है। ओके, सो वो होता है आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब याद रखिएगा पैरामेट्रिक टेस्ट में आपके कौन कौन से टेस्ट आते हैं? टी टेस्ट, जी टेस्ट, एफ टेस्ट एंड एनोवा टेस्ट, ये सारे टेस्ट आते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में डिटेल में नहीं बताऊंगी वरना बहुत लंबा हो जाएगा ये सेशन, क्योंकि टी टेस्ट जी टेस्ट ये मैंने अपने लेक्चर सीरीज में बहुत अच्छी तरीके से बता रखी हूँ, और मैंने अपने नोट्स में भी इसको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करा है। अब वहां से रीड कर लीजिएगा अगर आपने हमारा कोर्स परचेस किया होगा तो। अब मैं आपको बता दूं कि पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर जनरली जो आपके पास डेटा होता है ये नंबर्स के फॉर्म में होता है। ओके, पैरामेट्रिक टेस्ट में आपके पास जो भी डेटा होगा ये नंबर्स के फॉर्म में होगा, लेकिन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आपके पास जो भी डेटा होता है ये नंबर्स के फॉर्म में नहीं होगा। आपके पास डेटा ये आपका न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं होगा आपके पास डेटा, आपको बस इतना ही याद रखना है। पैरामेट्रिक टेस्ट में आपके पास जो भी डेटा होगा ये नंबर्स के फॉर्म में होगा, और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आपके पास नंबर्स के फॉर्म में डेटा नहीं होता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट में डेटा हमारे पास नंबर्स के फॉर्म में नहीं था, आपके पास मेल था, फीमेल था, शोर्ट्स के साइजेस थे, ये इसको आप मेजर नहीं कर सकते हो, मेल और फीमेल को आप मेजर नहीं कर सकते हो। ओके, मतलब ये आपके पास नंबर्स के फॉर्म में नहीं है डेटा। सो इसीलिए नॉमिनल एंड ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ स्केल के में आपके पास जो भी डेटा होता है उस डेटा का टेस्ट करने के लिए आप यहाँ पर आपको काय स्क्वायर टेस्ट का आप यूज करोगे। अब जाहिर सी बात है, अगर आप क्वेश्चन में जो ऑप्शंस है उनको एलिमिनेट कर दो, क्योंकि आपको इतना पता होना चाहिए पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है, जिसमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होता है। अब पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर आता है टी टेस्ट एंड जी टेस्ट। सो पैरामेट्रिक टेस्ट, टी टेस्ट और जी टेस्ट, ये तीनों तो हो नहीं सकते क्योंकि पैरामेट्रिक टेस्ट के टाइप्स है टी टेस्ट एंड जी टेस्ट। सो बच क्या गया आपका? ऑप्शन है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस में ऑप्शंस को एलिमिनेट कर करेक्ट ऑप्शन भी फाइंड आउट कर सकते हो। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर, काय स्क्वायर टेस्ट। तो नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा को आपको टेस्ट करना है, सो आप काय स्क्वायर टेस्ट का यूज करोगे। ओके, सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काय स्क्वायर टेस्ट। नेक्स्ट, study involving intervention manipulation of one or more variables by the researcher beyond that required for measurement to determine the effect on another variable refers to। So इस क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि एक स्टडी परफॉर्म करी गई है जिसमें रिसर्चर जो है वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रहे हैं, एक और एक से ज्यादा वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैनिपुलेट का मतलब होता है चेंज कर रहे हैं, उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, हेरफेर कर रहे हैं वेरिएबल्स में। एंड यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रिसर्चर वेरिएबल्स को मेजर कर रहे हैं, क्या डिटरमाइन करने के लिए कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर किस तरह इफेक्ट हो रहा है, ये चेक करने के लिए रिसर्चर ये स्टडी परफॉर्म कर रहे हैं। सो ये स्टडी कौन सी स्टडी होगी, कौन सी रिसर्च डिजाइन होगी, हमें ये पता करना है। सो याद रखिएगा ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी एक्सपेरिमेंटल स्टडी की। सो एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती क्या है, इसके लिए आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं अच्छी तरीके से समझा दूंगी जिससे कि आप कभी नहीं भूलोगे। अब एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्या होती है, याद रखिएगा एक्सपेरिमेंटल स्टडी जिसमें आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो उसे नहीं कहते। मेजरली हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी में वेरिएबल्स को टेस्ट करते हैं, वेरिएबल्स को मेजर करते हैं। वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, हम बार बार वेरिएबल्स बोलते हैं, वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? जो वेरी कर रहे हो, वेरिएबल वेरी इस वर्ड से बना है, वेरी।
वेरी का मतलब है जो चेंज होता रहता है, कुछ चेंज करने पर वो चेंज हो जाए, उसे हम कहते हैं वेरिएबल्स। अब एक्सपेरिमेंटल स्टडी में दो टाइप्स के वेरिएबल होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। सो आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में और एक्सपेरिमेंटल स्टडी में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखते हो कि डिपेंडेंट वेरिएबल पर वो कैसा इफेक्ट बता रहा है। अब यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा, वाटर। मान लीजिए फॉर एग्जांपल वाटर और डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका प्लांट ग्रोथ। मतलब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, एक प्लांट है उससे आप पानी दे रहे हो और आप देख रहे हो कि पानी डालने से उस प्लांट की ग्रोथ किस तरीके से हो रही है। सो यहाँ पर वाटर जो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिससे आप मैनिपुलेट कर सकते हो, यानी जिसमें आप चेंजेस कर सकते हो, यानी आप वाटर की क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हो। मान लीजिए एक दिन आपने 10 लीटर वाटर दे दिया कोई प्लांट को, ओके, एक दिन आपने कुछ 2 लीटर पानी दे दिया प्लांट को। सो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, वाटर की क्वांटिटी कम ज्यादा कर रहे हो, आप प्लांट की ग्रोथ की क्वांटिटी कम ज्यादा नहीं कर सकते, ये आपके कंट्रोल में नहीं होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको आप ऑब्जर्व करते हो। ओके, डिपेंडेंट वेरिएबल को आप हमेशा ऑब्जर्व करते हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप मैनिपुलेट करते हो, चेंज करते रहते हो, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया आपका इस केस में, इस स्टडी में वाटर। आप वाटर की क्वांटिटी कम ज्यादा कर देख रहे हो कि प्लांट की ग्रोथ किस तरीके से हो रही है, किस तरीके से प्लांट बढ़ रहा है। सो ये हो गया आपकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी। सो यहाँ पर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देख रहे हो डिपेंडेंट वेरिएबल पर। सो बेसिकली यही होती है आपकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी जिसमें आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखते हो, यानी वेरिएबल्स को आप मेजर करते हो। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा एक्सपेरिमेंटल स्टडी। अब रिमेनिंग ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं। एक्सप्लोरेटरी स्टडी, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है और एक्सप्लोरेटरी स्टडी क्या होती है, जिसमें आप ऐसे फेनोमेना को और अच्छी तरीके से जानते हो जिसमें आपको कंफ्यूजन, मतलब मान लीजिए ऐसा फेनोमेना जो कि वेल डिफाइंड नहीं है, उसको आप वेल डिफाइंड करने की कोशिश करते हो। अब कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई चीजें हैं जिसमें आपको अच्छी तरीके से आप समझ नहीं पा रहे हो, आप क्या करते हो, उसको उस डेटा को एग्जामिन करते हो, ओके, उसको और डीप में स्टडी करके उसको अच्छी तरीके से डिफाइन कर लेते हो। सो यहाँ पर हमें कुछ डिफाइन करने के बारे में नहीं पूछा है इस क्वेश्चन में, हमें वेरिएबल्स के बारे में पूछा है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। एक्सपोज फैक्टर डिजाइन क्या होता है, कोई फेनोमेना अकर होता है उसके बाद आप उस पर स्टडी करते हो, और हिस्टोरिकल रिसर्च और पुराने इवेंट्स पर, जो पास्ट इवेंट्स अकर हो जाते हैं उस पर आप स्टडी करते हो। सो ये भी आपका यहाँ पर ऑप्शन सी और डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा एक्सपेरिमेंटल स्टडी। अब एक्सपेरिमेंटल स्टडी में और भी डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, ये हम आगे आगे सारे लेक्चर्स में देखेंगे। बस इस क्वेश्चन के लिए आपको इतना समझना है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी एक्सपेरिमेंटल स्टडी। नेक्स्ट, टाइप 2 एरर अराइजेस व्हेन। सो इस क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि टाइप 2 एरर कब होता है। सो मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम बहुत बार पढ़ते आते हैं टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। सो ये होते क्या है टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, बहुत से बच्चे बस रट लेते हैं टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि टाइप 1 एरर मतलब क्या, टाइप 1 एरर किसे कहते हैं, हम कहाँ से आया है ये वर्ड टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। सबको पता होना चाहिए। जब भी रिसर्च अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, सो हाइपोथेसिस क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, टेंटेटिव यानी टेम्पररी स्टेटमेंट होता है, कुछ समय के लिए आप मान लेते हो कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर मान लिया कि हो सकता है कि मैं किसी पेशेंट को 50 ग्राम की वेटेज से कोई ड्रग दूंगी तो हो सकता है कि वो पेशेंट क्योर हो जाए उस डिसीज से। तो ये मेरी प्रिडिक्शन है, ये मुझे ऐसा लगता है, ये मेरे नॉलेज के बेसिस पर ये मैंने एक प्रिडिक्ट कर दिया। सो इसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। ओके, अब जब भी रिसर्चर हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं तो अपनी नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। अब नल हाइपोथेसिस क्या होती है, ये बताती है कि वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। सो ये इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। सो याद रखिए, रिसर्चर अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, तो हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए नल हाइपोथेसिस का रिसर्चर यूज करते हैं, यानी नल हाइपोथेसिस को हमेशा टेस्ट करा जाता है। सो नल हाइपोथेसिस को जब रिसर्चर टेस्ट करते हैं तो रिसर्चर से समटाइम्स कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, मिस्टेक्स को ही हम कहते हैं एरर, उसी मिस्टेक्स को हम कहते हैं रिसर्च में एरर्स। ओके, कभी कभार आपसे भी अगर कोई आप मैथ्स कर रहे हो तो कुछ गलती हो जाती है मेजरमेंट्स में, सो क्या होती है आपकी मिस्टेक्स होती है, और उन्हीं मिस्टेक्स को रिसर्च में कहा जाता है एरर। सो ये जो एरर होते हैं ये बेसिकली दो टाइप्स के एरर होता है, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर।
अब टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर क्या होता है, किस तरीके से आपको पता चलेगा, उसके लिए आपको ये डायग्राम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये डायग्राम क्या बता रहा है हमें, ये मैं रब कर देती हूँ जिससे कि आपको डायग्राम इजीली समझ में आ जाए। ये टाइप 1 एरर एंड टाइप 2। ओके, अब ये डायग्राम हमें क्या बता रहा है, ये कि टाइप 1 एरर कब अकर होता है, टाइप 2 एरर कब अकर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में टाइप 1 एरर पे क्वेश्चन आता है या फिर टाइप 2 एरर पर कंपलसरी ये क्वेश्चन आता ही है। सो अब यहाँ पर हम पहले देखेंगे कि टाइप 1 एरर कब अकर होता है, जब आपकी नल हाइपोथेसिस, ये नल हाइपोथेसिस का सिंबल होता है, जब आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है यानी करेक्ट होती है आपकी नल हाइपोथेसिस, आप उसे क्या करते हो, रिजेक्ट कर लेते हो, यानी आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो उसके आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं करेक्ट आ रहे हैं, लेकिन आप क्या कर देते हो, उसको रिजेक्ट कर देते हो, यानी यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, मिस्टेक कर रहे हो, बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। करेक्ट आने के बावजूद आप क्या कर लिया, आपने रिजेक्ट कर लिया। जैसे मान लीजिए आप किसी स्टूडेंट का पेपर चेक कर रहे हो, कोई आंसर करेक्ट है, फिर भी आपने उसे क्या कर लिया, रॉन्ग करार दिया। ओके, आपने क्या करा, उस आंसर को आपने रॉन्ग कर दिया, लेकिन वो आंसर तो उस बच्चे का करेक्ट था। सो यहाँ पे आपने क्या कर लिया, मिस्टेक कर लिया। सो इसी मिस्टेक को रिसर्च में कहा जाता है एरर। सो याद रखिएगा, जब भी आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है, ट्रू होने पर आपने उसे क्या कर लिया, रिजेक्ट कर लिया। सो ये आपका होता है टाइप 1 एरर। अब टाइप 2 एरर क्या होता है, जब भी आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है, यानी आपकी नल हाइपोथेसिस इनकरेक्ट होती है, गलत होती है आपकी नल हाइपोथेसिस, गलत होने पर भी आप उसे क्या कर ले रहे हो, एक्सेप्ट कर ले रहे हो। सो ये कौन सा एरर हो गया, टाइप 2 एरर। सो याद रखिए, टाइप 1 एरर को अल्फा एरर भी कहते हैं और टाइप 2 एरर को बीटा एरर भी कहते हैं। सो टाइप 2 एरर कब अकर हुआ, जब आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी, यानी गलत होने के बावजूद भी आपने उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो ये हो गया आपकी टाइप 2 एरर। जैसे फॉर एग्जांपल, अगेन हम वही लेते हैं, बहुत अच्छी एग्जांपल है जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। एक बच्चे आपने क्या करा, एक स्टूडेंट का पेपर चेक करा, उस स्टूडेंट का उस क्वेश्चन का आपका आंसर जो था, उस स्टूडेंट ने रॉन्ग मार्क करा था। ओके, उस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था ए, लेकिन वो स्टूडेंट ने मार्क कर लिया था सी। तो यहाँ पर आपने क्या कर लिया, उस स्टूडेंट का वो जो क्वेश्चन था उसको आपने मार्क्स दे दिया, यानी उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया वही क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपने क्या कर लिया, मिस्टेक कर ली। तो इसी मिस्टेक को रिसर्च में क्या कहते हैं, एरर्स। सो याद रखिएगा, टाइप 2 एरर कब अकर होता है, जब आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स हो, यानी स्टूडेंट का आंसर इनकरेक्ट है, फिर भी आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया। सो ये कौन सी एरर हो गई, टाइप 2 एरर। सो यहाँ पर टाइप 2 एरर कब होगी, जब आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, लेकिन फिर भी आप उसे क्या कर ले रहे हो, एक्सेप्ट कर ले रहे हो। सो ये होती है आपकी टाइप 2 एरर। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, the researcher is interested in studying the prospectus of a particular political party in an urban area. What tool should he prefer for this study? So इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक रिसर्चर है, उस रिसर्चर ने एक स्टडी करी। रिसर्चर ने क्या स्टडी करी कि ये देखा, उनको ये देखना था कि एक अर्बन एरिया में, अर्बन एरिया मतलब क्या होता है, शहरों में, गांव में नहीं, शहरों में। ओके, शहरों में एक पर्टिकुलर एक कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी XYZ, उस पॉलिटिकल पार्टी के जितने के कितने चांस होंगे उस अर्बन एरिया में, ये पता करना है रिसर्चर को। सो रिसर्चर कौन से टूल का यूज करेंगे, हमें ये पता करना है। और अच्छी तरीके से समझ जाते, मान लीजिए आप रिसर्चर हो, आपको देखना है अर्बन एरिया में, आपके शहर में, मान लीजिए आप जो भी शहर में रहते हो, उस शहर में आपको ये देखना है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के जीतने के चांस है, कौन सी पार्टी जीत सकती है, आपको ये देखना है। सो यहाँ पर आप स्टडी परफॉर्म कर रहे हो, सो कौन सा टूल आप यूज करोगे, हमें ये पता लगाना है। सो हम एक एक कर सारे ऑप्शंस देख लेंगे। सो यहाँ पर पहले हम देखेंगे ऑप्शन ए, रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल क्या होती है, यानी आप किसी चीज को रेट करो, किसी चीज को आप नंबरिंग करो। अब जैसे मान लीजिए आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो आपने देखा होगा, आप जब भी कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो, तो वहां पर आपको एक स्केल दी होती है, आपको स्टार देना होता है आउट ऑफ 5 स्टार में से आपको बताना होता है कि आपको कितना प्रोडक्ट अच्छा लगा। अब आप कैसे प्रोडक्ट को परचेस करते हो, आप पहले ये देखते हो ऑनलाइन कि कितने लोगों ने उस प्रोडक्ट को 5 स्टार दिया है। ओके, 5 स्टार यानी 5 आउट ऑफ 5, मतलब वो प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। 4 स्टार यानी ठीक है, प्रोडक्ट अच्छा है, वेरी गुड। ओके, 5 स्टार यानी एक्सीलेंट। ओके, तो आप ये देखते हो जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेस करते हो। सो यहाँ पर बस अगर रेटिंग स्केल करे रिसर्चर, तो उससे पता नहीं लग जाएगा, रिसर्चर को आइडिया नहीं होगा, डायरेक्टली रिसर्चर रेटिंग स्केल नहीं कर सकते हैं। ओके, क्योंकि डायरेक्टली आप आइडिया नहीं लगा सकते हो,
ओके, रेटिंग स्केल यानी रेट दे रहे हो आप, बस 5 स्टार 4 स्टार। ओके, अब इंटरव्यू देखते हैं हम। ओके, रेटिंग स्केल हम ऑप्शन में रखते हैं, या तो ये आंसर होने के चांसेस है, मान लीजिए, सब पकड़कर हम चलते हैं। अब इंटरव्यू बच गया आपका स्केड्यूल। इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू में पहले आप किसी पर्सनालिटी को आप इनविटेशन देते हो, वो आपका इनविटेशन एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद ही आप इंटरव्यू कंडक्ट करवा सकते हो। अब अर्बन एरिया है यानी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी, सो हर एक पर्सन का अगर आप इंटरव्यू लो तो बहुत टाइम हो जाएगा। ओके, सो ये पॉसिबल नहीं है ये टूल। अगर एक एक पर्सन का अगर आप इंटरव्यू लोगे तो बहुत टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। उसी तरीके से स्केड्यूल भी इंटरव्यू होता है, जैसे आपने किसी पर्सनैलिटी का इंटरव्यू देखा होगा। स्केड्यूल में क्या होता है, बस जो भी क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछते हैं वो पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं स्केड्यूल। और इंटरव्यू में पहले से क्वेश्चंस डिसाइड नहीं होते, वो ऑन द स्पॉट क्वेश्चंस पूछते हैं। सो इंटरव्यू और स्केड्यूल भी एक टाइप का इंटरव्यू होता है। सो इंटरव्यू बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से रिसर्चर इंटरव्यू और स्केड्यूल ये दोनों भी ऑप्शंस का, टूल्स का यूज नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन बच गया। सो मैंने जैसे आपसे कहा था, रेटिंग स्केल में आप सिर्फ प्रोडक्ट को रेट कर सकते हो। कोई 5 स्टार दे रहा है, कोई 4 स्टार दे रहा है, लेकिन उससे आप थोड़ी बहुत डिफिकल्ट, आप बोल सकते हो कि 40-50 चांस हो सकता है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन प्रोवाइड करो, क्वेश्चन क्या होता है, एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, एक लिस्ट होंगी जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे। हो सकता है 10 क्वेश्चन हो सकता है 20-30 क्वेश्चन हो, और हर नंबर के क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं। आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसमें प्रोवाइड कर सकते हो लिस्ट में। ओके, सो क्वेश्चनर क्या होता है, बेसिकली एक लिस्ट होती है जिसमें सारे क्वेश्चंस होते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस होंगे। ओके, अब यहाँ पर रिसर्चर क्या प्रोवाइड करेंगे, क्वेश्चनर प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चनर प्रोवाइड करके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए रिसर्चर ने एक क्वेश्चन रख लिया कि आपके जो अर्बन एरिया है वहां पर इस पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स ने कैसा काम करा, उनका काम कैसा लगा आपको, किस पॉलिटिकल पार्टी का काम आपको बहुत अच्छा लगा। सो ये डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस यहाँ पर पूछ सकते हैं क्वेश्चनर में, लेकिन रेटिंग स्केल में इट इज नॉट पॉसिबल। सो यहाँ पर स्टडी को परफॉर्म करने के लिए रिसर्चर क्वेश्चनर इस टूल का यूज करेंगे। सो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वेश्चनर। नेक्स्ट, and thank you for watching this video. See you tomorrow with another video.